अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानेंगे ऑडिटर की जानिब। राइट, सबसे पहले जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि वो ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके दे दे। ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स के दिमागों में कि ऑडिटर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक अकाउंटेंट को हायर करे और अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करवाए और फिर वो प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर के हाथ में दे ताकि ऑडिटर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करे और अपना ओपिनियन दे कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर IFRS हैं या नहीं हैं, क्या उनमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट मौजूद है या नहीं है। ऑडिटर की जॉब है वो है ओपिनियन देना, रीज़नेबल अश्योरेंस देना। ऑडिटर की जॉब ये नहीं कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करे। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि हमारे पास इन टोटल 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। कौन सी? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड नोट्स टू दी अकाउंट्स। ये पांचों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। ये ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है। सेकेंडली, मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी है वो है कि ऑडिटर को पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ऑडिटर अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकता। ऑडिटर का काम है मैनेजमेंट से हर चीज़ पूछना और मैनेजमेंट का काम है उसे हर चीज़ बताना, हर चीज़ का एक्सेस प्रोवाइड करना, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो लोकेशन का एक्सेस हो, या फिर किसी बंदे से मुलाकात करवानी हो। हर चीज़ का एक्सेस मैनेजमेंट को ऑडिटर को देना है। डॉक्यूमेंट्स कौन से? ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स में आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। फॉर इंस्टेंस परचेज इनवॉइसेस, सेल्स इनवॉइसेस, GRN, GDN, और इसी तरीके से हमारे पास कैश बुक है, परचेज डे बुक है, सेल्स डे बुक है, जर्नल लेजर्स हैं। हर किस्म का डॉक्यूमेंट जो भी ऑडिटर को रिक्वायर्ड है फॉर वेरिफिकेशन ऑफ सर्टेन एसेट वो आपको प्रोवाइड करने होंगे। एज अ मैनेजमेंट यू हैव टू प्रोवाइड। इसी तरीके से लोकेशन का एक्सेस प्रोवाइड करना होगा ऑडिटर को। क्यों? क्योंकि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वेंटरी को काउंट करे। इन्वेंटरी वेयर हाउसेस में होती है। आपने अपने बुक्स में क्लोजिंग इन्वेंटरी को रिकॉर्ड किया हुआ है। आपने ये बताया हुआ है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास इतनी इन्वेंटरी अभी भी बची हुई है। उस इन्वेंटरी को वेरीफाई करने के लिए ऑडिटर उस इन्वेंटरी को काउंट करता है और वो इन्वेंटरी वेयर हाउस में है। अगर आप ऑडिटर को उसकी लोकेशन का एक्सेस नहीं देंगे तो ऑडिटर किस तरह से इन्वेंटरी को चेक करेगा? इसी तरीके से अगर आपने अपने बुक्स में गाड़ियों को रिकॉर्ड किया हुआ है, कोई भी एसेट रिकॉर्ड किया है, तो उसकी एग्जिस्टेंस ऑडिटर को कैसे मालूम होगी अगर आप अपनी गाड़ियों की जो लोकेशन है वो ही ऑडिटर को नहीं बताएंगे? आपको बताना पड़ेगा कि हमारी गाड़ियां जो हैं वो किस शोरूम में हैं, किस गराज में हैं, ताकि ऑडिटर उसकी एग्जिस्टेंस को मालूम करे और बताए कि जितना रिकॉर्ड किया गया है बुक्स में उतनी मौजूद हैं। वो कंपनी की अपनी कार्स हैं, उनको वेरीफाई करे डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसी तरीके से किसी भी अगर ऑडिटर को डेटा से मिलना है, सप्लायर से मिलना है, किसी भी बंदे का पर्सनल नंबर चाहिए, कांटेक्ट चाहिए, एम्प्लॉय से मिलना है, मैनेजर से मिलना है, यू हैव टू प्रोवाइड। ये एक मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो
ऑडिटर को हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे ताकि ऑडिटर अपना काम अच्छे तरीके से कर सके। थर्ड, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिजनेस को बेहतर अंदाज से रन करे, और बेहतर अंदाज से डिसिप्लिन वे में बिजनेस तभी रन हो सकता है जब आप बेहतर मैकेनिज़म्स बिजनेस में इस्टेब्लिश करें, बेहतर सिस्टम्स, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट करें। ये पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, मैकेनिज़म्स क्या हैं? ये इंटरनल कंट्रोल्स हैं। आपको सेल्स प्रोसीजर्स को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, आपको परचेस प्रोसीजर्स को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, आपको अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंसेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों से आपके एरर्स और फ्रॉड कम होंगे। अगर आप जिस तरह से मार्केट में प्रैक्टिस होती हैं अकाउंट्स की या सेल्स की या परचेजेस की, उसको आप फॉलो नहीं करेंगे, आपके खुद के एम्प्लॉय आपसे फ्रॉड करेंगे। आपकी बिजनेस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बेहतर अंदाज से बिजनेस को रन करने के लिए, एरर्स को कम करने के लिए, फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए ऐसे सिस्टम्स बनाएं जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो, जिसमें आप रिस्क कम से कम कर सकें। फॉर इंस्टेंस, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज़ वन ऑफ योर इंटरनल कंट्रोल्स। उसमें क्या होता है? उसमें बैंक अपने रिकॉर्ड बनाता है, कंपनी अपने रिकॉर्ड बनाती है। बैंक के जो रिकॉर्ड्स हैं वो बैंक स्टेटमेंट में शो होते हैं, कंपनी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं, और बाद में इन द एंड कंपनी कंपेयर करती है अपने कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट से, और फिर वो देखती है कि जो बैलेंस बैंक में नज़र आ रहा है क्या वही बैलेंस हमारी कैश बुक में है या नहीं है। अगर डिफरेंट है तो वो क्यों है, उसके रीजंस मालूम करती है। कौन सी ट्रांजैक्शंस ओमिटेड हैं, कौन सी ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो हमने चेक रिसीव तो किया है लेकिन बैंक के पास अभी तक नहीं पहुंचा, इसकी वजह से हमारे पास बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, बैंक के पास कम आ रहा है। इसी तरीके से बैंक के पास कोई पेमेंट पहुंच जाती है डेटर की, वो हमें नहीं मालूम होती, तो हमारे यहाँ बैलेंस कम नज़र आता है, बैंक में ज़्यादा नज़र आता है। तो ये टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, और बाद में हम जब रिकंसाइल करते हैं तो हमारी दोनों की बैलेंस सेम हो जाती हैं। अगर ये प्रोसेस इम्प्लीमेंट ना हो, अगर कंपनी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स ही ना बनाए, तो ये बाद में सारा काम ऑडिटर को करना पड़ेगा। इसीलिए मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंटरनल कंट्रोल्स को बनाए रखे कंपनी में, ताकि वो खुद ही रिस्क को कम करे। सब कुछ ऑडिटर पे ना छोड़ दें, क्योंकि ऑडिटर के पास वैसे ही टाइम कम होता है, और अगर इंटरनल कंट्रोल्स आपके वीक हैं तो ऑडिटर का काम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। इस वजह से इस तरह के इंटरनल कंट्रोल्स को मेंटेन करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरीके से ट्रायल बैलेंस को इम्प्लीमेंट करवाना। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? ट्रायल बैलेंस में जितने भी आपने लेजर अकाउंट्स बनाए हैं उनके सारे के सारे बैलेंसेस आप डेबिट और क्रेडिट साइड पे रखते हो। जैसे रेवेन्यू का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे आता है, लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है, और फिर आपका जो डेबिट पे आते हैं वो आते हैं एसेट्स और आपके एक्सपेंसेस। सो इस तरह से आपकी जो डेबिट और क्रेडिट साइड है वो दोनों के दोनों सेम होती हैं, और बाद में आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आराम से बना सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तो गलत होंगी ही, लेकिन आपकी लेजर में भी मिस्टेक हो सकती है। तो अर्थमेटिक एक्यूरेसी के लिए आपको ट्रायल बैलेंस को इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। अदरवाइज ऑडिटर को शुरू से ही सारा काम करना पड़ेगा। जितने परचेज डे बुक बनाए हैं, जितने सेल डे बुक बनाए हैं, आपने जर्नल लेजर बनाया है, आपने कैश बुक बनाया हुआ है, सारी ट्रांजैक्शंस शुरू से वेरीफाई करनी पड़ेंगी। ऑडिटर के लिए बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। दैट्स वाई अर्थमेटिक एक्यूरेसी को मेंटेन रखने के लिए इस तरह के कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा मैनेजमेंट को। इसी तरह से परचेज प्रोसेस होता है। परचेज प्रोसेस किस तरह का होना चाहिए?
आपको मालूम है कि शुरू में आपके लिए डिमांड जनरेट होती है। डिमांड जनरेट होने का मतलब ये है कि यू नीड मोर स्टॉक। आप सबसे पहले वेरीफाई करेंगे कि स्टॉक हमारे पास है या नहीं है। अगर नहीं है, आप परचेज डिपार्टमेंट को कहेंगे कि आप स्टॉक को सप्लायर से मंगवाएं। वो किस तरह से मंगवाया जाएगा, वो परचेज ऑर्डर जनरेट करेंगे। परचेज ऑर्डर में आपने क्वांटिटी और प्राइस लिखी होगी, जो क्वांटिटी या इन्वेंट्री आपको चाहिए। उसके बाद जहां से आप मंगवा रहे हो उसका सप्लायर इन्वेंट्री को चेक करेगा, वो देखेगा कि क्या मेरे पास इन्वेंट्री उतनी है या नहीं, फिर वो आपको डिलीवरी करेगा अगर आपको उसको सेल करना है तो। फिर जब आपके पास डिलीवरी आएगी तो डिलीवरी के बाद आप कंपेयर करेंगे किसको, परचेज ऑर्डर को, कितनी डिलीवरी आई है और कितना हमने ऑर्डर दिया था। उसके बाद आप उस चीज़ को इनवॉइस के साथ भी वेरीफाई करेंगे। जो बंदा डिलीवरी करने आया है वो आपको इनवॉइस भी देगा। उस इनवॉइस में क्या होगा, आपकी जितनी इन्वेंट्री है वो होगी उसमें, और कितनी पेमेंट करनी है उसकी डिटेल्स होंगी, राइट। तो इन तीनों चीज़ों से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, और जब ये वेरीफाई हो जाएंगी तो आप अपने अकाउंटेंट के पास ये चीज़ें लेके जाएंगे, वो भी इन चीज़ों को वेरीफाई करेगा और बाद में रिकॉर्ड करेगा परचेजेस को परचेज डे बुक में। बाद में क्या होगा, पेमेंट होगी, राइट। ये पूरा प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और एक चीज़ का और ख्याल रखना पड़ेगा कि ये सारा प्रोसेस एक बंदे के हाथ में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फ्रॉड की पॉसिबिलिटी मुमकिन है। फ्रॉड किस तरह से हो सकता है कि वो बंदा खुद ऑर्डर ज़्यादा दे और जितनी इन्वेंट्री आपके पास आई है वो कम हो, राइट। वो रिकॉर्ड भी सब करेगा, वो इनवॉइस में भी आपको सभी दिखाएगा, कैश भी वो उतना ही आउट करेगा, लेकिन जितनी इन्वेंट्री है वो खुद चुरा लेगा, किसी को मालूम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वेयर हाउस में जो बंदा है वो आप ही हो। आपने जितना वेयर हाउस में डालना है माल वही आप डालोगे। आपने गुड्स डिलीवरी नोट बनाना है, आप उसमें ज़्यादा लिख दोगे, लेकिन बीच में जो इन्वेंट्री है, जो थेफ्ट हुआ है, वो आपने किया हुआ है, क्योंकि आप ही सारे प्रोसेस को मेंटेन कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ बनाए रखनी है। जो बंदा परचेज ऑर्डर दे रहा है वो अलग होना चाहिए, जो GDN बना रहा है, जो डिलीवरी नोट बना रहा है वो अलग होना चाहिए, जो वेयर हाउस में है, जो रिसीव कर रहा है इन्वेंट्री को वेयर हाउस में, वो अलग होना चाहिए। इसी तरीके से जो अकाउंटेंट है, जो रिपोर्ट कर रहा है बुक्स में, वो अलग होना चाहिए। जो पेमेंट कर रहा है वो बंदा अलग होना चाहिए, ताकि फ्रॉड ना हो सके। और इसी तरीके के इंटरनल कंट्रोल्स ही आपको बेहतर बिजनेस रन करने में हेल्प करते हैं, फ्रॉड्स को, एरर्स को कम करने में हेल्प आउट करते हैं, और ऑडिटर की जॉब को भी इजी करते हैं। अदरवाइज़ ये इंटरनल कंट्रोल्स मेंटेन ना हो तो आपकी पूरी कंपनी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। फ्रॉड होंगे, एम्प्लॉयज़ आपके साथ फ्रॉड करेंगे, चोरियां करेंगे। इसी वजह से मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, राइट। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।